यस। यस। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं डॉक्टर आशीष चेपुरे, मनोचिकित्सक लातूर, जहां गांव वहां मानसोपचार, इस मनस्वास्थ्य जनजागृति अभियान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी वेस्टर्न जोनल ब्रांच के जो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में प्रैक्टिस करने वाले मनोचिकित्सक की संगठना है, उनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जनजागृति करने के लिए अलग अलग विषयों पर इस अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है जहां गांव वहां मानसोपचार। मराठी में इसे हम गांव तेथे मानसोपचार भी कहते हैं। इस अभियान के अंतर्गत एक ही विषय पर एक ही दिन में सभी मनोचिकित्सक अपनी अपनी जगह पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और इसकी वजह से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा लोक संपर्क के कारण उस विषय के बारे में आम लोगों में काफी अवेयरनेस बढ़ता है। इस साल का विषय हमने चुना है वृद्धावस्था को सुनहरा बनाए, यानी गोल्डन सीनियर ईयर्स। और आज के इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर्स दिन इस विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी है और इसका खतरा बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जाता है। आपने सुना ही होगा, सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म में एक डायलॉग था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन आजकल हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी भी हो और लंबी भी हो। और आमतौर पर लेकिन इस लंबी उम्र के साथ क्या हम देखते हैं कि ये आजकल शरीर में और मन में बदलाव जो होते हैं, उसके साथ में ये जिंदगी में काफी सारे मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। जैसे आमतौर पर वृद्धावस्था में याददाश्त कमजोर होना, सुनने में और दिखने में दिक्कत होना, शरीर की ताकत में कमजोरी आना, बाल झड़ना, अपने दैनिक व्यवहार करने में कठिनाई का सामना करना इत्यादि बदलाव देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी वृद्ध व्यक्ति में, किसी सीनियर सिटीजन में याददाश्त के कमजोरी के साथ साथ उनके दैनिक व्यवहार करने में भी मुश्किलें आने लगती है, तो उनके परिवारजनों को इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर ऐसे लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं, तो जल्द से जल्द आपको अपने नजदीकी मनोचिकित्सक के पास जाकर उनकी याददाश्त की और उनकी मेंटल हेल्थ की जांच करवा लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति में कहीं डिमेंशिया यानी स्मृति भ्रंश के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या है ये स्मृति भ्रंश की बीमारी? सुनने में तो बहुत गंभीर ऐसा नाम दिखाई देता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया यानी क्या है और कैसे पहचाने इस डिमेंशिया के लक्षण? डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन-कौन से इलाज उपलब्ध है और डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति का ख्याल वो परिवारजन कैसे रख सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रवि सोनी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर रवि सोनी सर एक जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट है, यानी वृद्धावस्था के मनोचिकित्सक स्पेशलिस्ट है और वह अहमदाबाद, गुजरात में प्रैक्टिस करते। उन्होंने इस विषय की सर्वोच्च यानी डीएम जीरियाट्रिक साइकियाट्री की डिग्री केजीएमसी लखनऊ जैसे प्रथित यश यूनिवर्सिटी से हासिल की है और वह गुजरात के पहले और एकमात्र जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डॉक्टर रवि सोनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में, जहां गांव वहां मानसोपचार के इस सत्र में हम आपसे डिमेंशिया के बारे में सुनना चाहते हैं। तो सर, मैं शुरू करता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि स्मृति भ्रंश यानी डिमेंशिया नाम की ये बीमारी क्या है? सारे श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को था और जो आपका क्वेश्चन है डिमेंशिया के बारे में, जो हम उसको नॉर्मली स्मृति भ्रंश भी बोलते हैं, तो डिमेंशिया जो है वो एक, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहे, सामान्य भाषा में कहे, तो भूलने की बीमारी है। तो डिमेंशिया में बहुत सारे लक्षण होते हैं और सबसे ज़्यादा लक्षण जिस हिसाब से उसको पहचाना जाता है वो होता है कि इंसान को मेमोरी में इश्यू होती है, आजकल की चीज़ें याद नहीं रहती है। तो मेमोरी कंप्लेंट्स होना ये सबसे मुख्य उसका लक्षण होता है, पर उसके साथ-साथ बहुत सारी विभिन्न तकलीफ़ें भी होते हैं। जैसे कि उनको बातें करने के दौरान कुछ वर्ड्स मिलते नहीं हैं, प्रॉपर सेंटेंस वो वाक्य बोल नहीं पाते हैं।
साथ में कुछ चीज़ों के नाम वो नहीं बोल पाते हैं। जो फ़ैमिलियर प्लेसेस है, मतलब जहाँ के वो हर रोज़ आते-जाते हैं, वो रास्ते भी कभी-कभी भूलने लगते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक जगह पे खड़े हो जाएँगे, फिर किसी को बुलाएँगे, भई मुझे घर तक छोड़ दो। वो अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनके चेहरे पहचान नहीं पाते। उनको पता चल जाता है कि ये तो ये वाले कज़िन है, पर उनका नाम याद नहीं आता है। इसके साथ-साथ छोटी-छोटी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें मिस्टेक्स करने लगते हैं। और फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन है, पैसों की जो गिनती है, उसमें मुश्किल होने लगती है। फ़ोन पे बात करने में दिक्कत आने लगती है। अगर कोई लेडी है, गृहिणी है, तो वो जैसे कि कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है, तो उसमें मिस्टेक्स होने लगती है। तो जो भी क्रिया है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स टास्क बोलते हैं, वो करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे लक्षण जब इकट्ठा होते हैं, तो उसको लक्षणों का जो समूह है, उसको डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया बहुत सारी बीमारियों की वजह से होता है। उसमें से सबसे मुख्य कारण जो है, वो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि डिमेंशिया यानी सिर्फ़ याददाश्त की बीमारी या सिर्फ़ मेमोरी की बीमारी। तो क्या ये सच है? डिमेंशिया जो है वो ऐसे मैंने कहा कि डिमेंशिया बहुत सारी अलग-अलग बीमारियों की वजह से होता है। तो कुछ बीमारियाँ की जो शुरुआत होती है वो मेमोरी कंप्लेंट से होती है, पर उसके साथ-साथ जैसे-जैसे दिमाग के अलग-अलग भाग को करती है बीमारी, तो अलग-अलग लक्षण आते हैं। तो सिर्फ़ याददाश्त की तकलीफ नहीं, उसके साथ-साथ वर्तन के मानसिक लक्षण भी आते हैं, जैसे कि उदासी है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है, डर लगता है। उनको बार क्योंकि वो चीज़ें रख के कहीं भूल जाएँगे, तो और उनकी चीज़ें वो ढूँढते रहते हैं, मिलती नहीं है, तो उनको लगता है कि मेरी चीज़ें कोई चुरा के ले जा रहा है। कोई छुपा रहा है। तो इस तरह के शक, शंका, वहम, ब्लेमिंग और इनसिक्योरिटीज़, पैसों को लेके इनसिक्योरिटीज़, उनको सुबह-शाम का कभी-कभी डिसोरिएंटेशन रहता है। तो रात को वो सोते नहीं, रात को 2 बजे उठ जाते हैं, फिर उस टाइम पे वो ब्रश करने लगेंगे, चाय बनाने की कोशिश करेंगे, गलतियाँ करेंगे। तो मेमोरी कंप्लेंट्स के साथ-साथ वर्तन के लक्षण, मानसिक लक्षण और उनकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जैसे कि बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि नहाना, खाना, टॉयलेट जाना, चलना-फिरना, ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ है, ये सब वो खुद कर लेते हैं। पर जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, फ़ोन पे बात करना, खाना बनाना, पैसों की गिनती, पैसों का लेन-देन करना, तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उसमें गलतियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो मेमोरी के कंप्लेंट्स, वर्तन के लक्षण होते हैं, मानसिक लक्षण होते हैं और अपनी डेली रूटीन करने में उनको थोड़ा तकलीफ होने लगता है। तो सिर्फ़ मेमोरी इश्यूज़ नहीं होते हैं, बहुत सारी अलग भी तकलीफ होती है। और डिमेंशिया के अलग-अलग जो कारण हैं बीमारियाँ, जैसे कि हम फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया ले लें या वास्कुलर डिमेंशिया ले लें। तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में मेमोरी कंप्लेंट्स जो है वो देर से पाई जाती है, पहले वर्तन के लक्षण आते हैं। वास्कुलर डिमेंशिया में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर, हलन-चलन में तकलीफ, ये सब चीज़ें पहले पाई जाती है, उसके बाद धीरे-धीरे मेमोरी की इश्यू होंगे, अगर दिमाग का वो भाग असर हुआ है तो। जी सर। यानी अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया और बाकी डिमेंशिया में फ़र्क होता है। यहाँ अलग टाइप भी आप बता रहे हैं डिमेंशिया के। तो थोड़ा उसके यस। बारे में आप ब्रीफ में बताएँगे? तो डिमेंशिया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि डिमेंशिया जो है वो एक सिंड्रोमिक डायग्नोसिस है, मतलब कि लक्षणों का समूह होता है, वो अगर ये चीज़ें पाई गई है तो उसको डिमेंशिया है। पर डिमेंशिया के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपने भारतवर्ष में जो 5 मुख्य डिमेंशिया के कारण हैं, उसमें सबसे पहला है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। मतलब 60 से 70% जितने भी डिमेंशिया के मरीज़ आपको पूरे देश में दिखाई देंगे, तो वो उसमें से 70%, 60 से 70% मरीज़ को अल्ज़ाइमर्स की वजह से डिमेंशिया हुआ है। उसके बाद आता है वास्कुलर डिमेंशिया, मतलब जैसे हमारे हार्ट में जो 3 मुख्य नली होती है, वो उसमें से ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। वैसे ही अपने दिमाग में जो खून ले जाती बहुत सारी नलियों में से,
छोटी-छोटी नलियों में अगर ब्लॉकेज होता है, तो ब्रेन में खून न पहुँचने की वजह से थोड़ा थ डैमेज होता रहता है और वो इकट्ठा होने के बाद कुछ समय के बाद इंसान को भूलने की भी तकलीफ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, चलने-फिरने के प्रॉब्लम्स वग़ैरह होने लगते हैं। तो वास्कुलर डिमेंशिया उसको कहा जाता है। तो वो अल्ज़ाइमर से बिल्कुल अलग होता है और वास्कुलर डिमेंशिया में भी अलग-अलग तरह के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद आता है लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया में भी आपको पता ही होगा कि पार्किंसंस डिज़ीज़ जो काँपने वाली बीमारी होती है, उनके मरीज़ों को भी 3, 4 या 5 साल के बाद मेमोरी इश्यू और एग्ज़ीक्यूटिव डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो है वो पार्किंसंस डिज़ीज़ डिमेंशिया कहा जाता है। और एक अलग ही एंटिटी है जिसको बोलते हैं कि डिमेंशिया विथ लेवी बॉडीज़। सो उसका प्रेज़ेंटेशन इंसान को अ अ, देखने के भ्रंश होते हैं कि उनको कुछ दिखाई देता है, उनके आस-पास कोई इंसान घूम रहा है, दीवार पे कोई घूम रहा है, दीवार पे बहुत सारे कलर्स हैं। ऐसे विज़ुअल हैल्यूसिनेशंस होते हैं, पार्किंसंस डिज़ीज़ काँपने वाली बीमारी के लक्षण होते हैं और उसके साथ-साथ मेमोरी इश्यू भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठा होती है, तो वो डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी और सबसे लास्ट में जो पाया जाता है, वो है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, उसको पिक्स डिज़ीज़ भी बोलते हैं। तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का जो मुख्य प्रेज़ेंटेशन होता है कि इंसान का वर्तन, उसका जो पर्सनैलिटी है, स्वभाव है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब जो इंसान पूरी ज़िंदगी एकदम शांति प्रिय इंसान था, वो इस बीमारी की वजह से जो आगे का ब्रेन का पार्ट जो है फ्रंटल लोब, उसको असर करता है। तो उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, गुस्सैल हो जाते हैं रिपीटेशन बहुत होता है, चीज़ें वो बार-बार दोहराने लगते हैं, ज़िद्दी बहुत हो जाते हैं और कभी-कभी फिज़िकल एग्रेसिव भी होते हैं। तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का ये मुख्य प्रेज़ेंटेशन होता है। उसके साथ-साथ दूसरा जो होता है वो जब टेम्पोरल लोब अफ़ेक्ट होता है तो उसमें अ, वस्तु या कोई भी चीज़ का जो अर्थ है वो नहीं बता पाते, तो उसको सिमेंटिक डिमेंशिया बोलते हैं। और एक डिमेंशिया प्रेज़ेंट होता है कि जिसमें इंसान अपना दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो विचार है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेज़िया वो भी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का ही पार्ट है। तो ये सारी अलग-अलग बीमारियाँ हैं, ये सब न्यूरोडीजेनरेटिव में आती है, अपार्ट जो वास्कुलर डिमेंशिया है वो न्यूरोडीजेनरेटिव में नहीं आती है, पर इसमें ब्रेन के चेताकोष का नुकसान होने लगता है, डैमेज होने लगता है और उसकी वजह से ब्रेन का वॉल्यूम जो एट्रोफी होती है, वो सिकुड़ने लगता है और इस तरह के मेमोरी, वर्तन और मानसिक वाले लक्षण पाए जाते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने समझाया सर। मैं थोड़ा समराइज़ करना चाहता हूँ तो दर्शकों के लिए कि मेमोरी यानी याददाश्त के प्रॉब्लम्स के साथ कॉग्निशन यानी पूरे ब्रेन के जो अपने फंक्शंस रहते हैं जिसमें एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शनिंग आ गया, थॉट्स आ गए, इमोशंस आ गए। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी डिमेंशिया में प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ सकते हैं और उसके बाद बिहेवियरल कंप्लेंट्स यानी जिसको देखने वाले को लगेगा या परिवारजनों को लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? आज इसका बर्ताव उम्र के हिसाब से बिगड़ गया क्या? हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली बोलते हैं कि सठिया गया है। तो ये सठिया जाने वाली बीमारी नहीं है, तो इसमें ब्रेन में जो मस्तिष्क में अपनी कोशिकाओं में जो बदलाव होते हैं, जो बिगाड़ होते हैं, अलग-अलग टाइप के जैसे सर ने बताया, उसकी वजह से इन सब चीज़ों में ये वृद्ध व्यक्ति में फ़र्क दिखाई पड़ता है और उसके लिए ज़रूरत के हिसाब से नज़दीकी आपके मनोचिकित्सक से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ सर, डिमेंशिया के आँकड़े क्या है एग्ज़ैक्टली? कितनी गंभीर समस्या है ये? किसी व्यक्ति को डिमेंशिया होने की संभावना उसकी उम्र में क्या हो सकती है? तो जो डिमेंशिया के आंकड़े जो है वो अपने भारतवर्ष में अभी ऐसा है कि उसका प्रेवलेंस जो है 3.7% है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ कि अभी पूरे भारतवर्ष में 80 लाख से 1 करोड़ जितने लोग डिमेंशिया से पीड़ित है और अगर किसी इंसान की उम्र 65 से ज़्यादा है, 65 वर्ष से ज़्यादा है, तो उसको आगे जाके डिमेंशिया होने के चांसेस थोड़े आम आम जनता से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 65 इयर्स के ऊपर इसका प्रेवलेंस 5 टू 10% है। मतलब अगर कोई हम बुजुर्ग ले 65 इयर्स के ऊपर की उम्र वाले, तो ऐसे 100 बुजुर्ग लेंगे तो उसमें से 5 से 10 को डिमेंशिया होगा ही होगा।
और अगर ये आंकड़े डबल हो जाएंगे, अगर उनकी उम्र 80 से ज्यादा है, अगर मैं 100 ऐसे बुजुर्ग लूंगा कि जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है, तो 15 से 20% जितने लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको डिमेंशिया पाया जाएगा। और ये आंकड़े अगले 20 या 30 साल में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बिकॉज कि हमारी जो आयु है वो बढ़ती जा रही है। अभी हम एवरेजली 72 से 75 ईयर्स तक जीते हैं, पर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम लंबा जीने लगे हैं। और उसकी वजह से, बड़ी उम्र की वजह से जितनी भी बीमारियां होती है, जिसमें डिमेंशिया सबसे पहले आता है, तो वो ज्यादा अभी पाया जा रहा है। मैंने कहीं एक जगह पे अभी रिसेंटली पढ़ा था कि हर 3 सेकंड में दुनिया में एक डिमेंशिया व्यक्तियों को एक व्यक्ति को डिमेंशिया होता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग भारत में इससे पीड़ित है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने लोग डॉक्टर के पास आते हैं और ये तकलीफ लेके परिवारजन भी डॉक्टर लोगों के पास पहुंच सकते हैं। तो अभी हमें इस एरिया में काफी काम करने की जरूरत है, ये अवेयरनेस में और इसमें। तो अब पहले सवाल का जवाब देते हुए भी आपने डिमेंशिया के कुछ लक्षण बताए, तो थोड़ा एक अब कैटेगराइज करके कुछ लक्षण हम बता सकते हैं क्या अपने दर्शकों के लिए, ताकि उनको ये पहचानने में आसानी हो कि अगर उनके परिवार में कोई वृद्धजन है, सीनियर सिटीजन्स है, तो उनमें अगर डिमेंशिया के लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ रहे ना, ताकि अर्ली स्टेज में हम उसको कैच कर सके और ट्रीटमेंट कर सके। ज़रूर, ज़रूर। डिमेंशिया की शुरुआत जो होती है, अगर हम अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की बात करें, तो सबसे पहला शुरुआत उनको आजकल की चीज़ें याद नहीं रहती। उन्होंने अपने, जैसे किसी ने अपने चश्मे कहाँ रखे, किसी ने अपनी छड़ी कहाँ रखी, उन्होंने अपने कपड़ों की जो घड़ी बनाई थी, उसको उसने कहाँ पे ढंग से रखा है। तो ये चीज़ें वो रख-रख के भूल जाते हैं। तो चीज़ें भूलना, आजकल की चीज़ें, मतलब पिछले 1-2 दिन, हफ्ते में जो बातें हुई है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो मेमोरीज़ उनकी धुंधली रहेगी, वो उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाएगी। बाकी उनको पुरानी यादें बहुत ही अच्छे से याद होगी, पुराने इवेंट्स, कोई किसी, जैसे बच्चे की शादी है, बच्चे के घर बच्चा आया, या वो कहीं घूमने गए थे, या अपने भाई-बहन की शादी, अपने माँ-बाप का मिलना, कोई त्योहार, ये सब पुरानी चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से बता पाएँगे। पर आजकल की चीज़ों में उनको तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि ब्रेन में वो चीज़ें रजिस्टर ही नहीं होती। उसके साथ-साथ वो कोई नई चीज़ सीख नहीं पाएँगे। फ़ैमिलियर प्लेसेस, जैसे कि जो उनका रोज़िंदा चलने-फिरने का रास्ता है, कभी-कभी उसमें भी वो गुम हो जाएँगे, उनको घर तक का रास्ता नहीं मिलेगा। जिन उनके नज़दीकी जो लोग हैं, उनके चेहरे तो वो शायद पहचान लेंगे, पर अगर कोई उनका भाई, कज़िन या कोई डिस्टेंट रिलेटिव है, वो आया है 5-6 महीने के बाद, तो उसको पहचान ज़रूर लेंगे, नाम नहीं बता पाएँगे। बातचीत करने में कभी-कभी अचानक से रुक जाएँगे, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। तो फ्लुएंटली एकदम अच्छे से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वैसे वो बात नहीं कर पाएँगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको कोई तकलीफ़ है, कभी बताने में भी उनको दिक्कत हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी होती है कि उनको टाइम ट्रैक नहीं रहता है। जैसे कि कल सुबह से आज सुबह तक का, जैसे हम अपने दिमाग में सोचे ध्यान लगा के, तो हम शायद पूरा टाइम ट्रैक निकाल पाएँगे कि ये कल शाम को ये किया, रात को ये खाया, तो वो उनका गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न में भी बहुत रहते हैं, एंग्ज़ायटी में भी बहुत रहते हैं। उनको ऐसा रहता है कि मेरी चीज़ें कोई चुरा रहा है, क्योंकि उनको मिल नहीं रही है। एक्चुअली तो उन्हीं ने रखी है। इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ने लगती है। तो ये याददाश्त वाली समस्या हो गई। यहाँ से ज़्यादातर शुरुआत होती है। प्रेज़ेंटेशन ऐसा होता है कि गुस्सा बहुत होते हैं कि मेरी बहू जो है मेरा चश्मा छिपा देती है। मेरा बेटा मेरी छड़ी लेके भाग गया है, या मेरा काम वाला मुझे परेशान कर रहा है, तो वो काम वाले को गुस्सा करके उनको निकाल, भाई कल से तू मत आना, तू मेरी चीज़ें चुरा रहा है। एक्चुअली इसे ऐसा कुछ नहीं है, वही खुद भूल जाते हैं रख के। जैसे कि उनके जो डेंचर होते हैं, दाँत हैं, वो उन्होंने कहीं छोड़ दिए और भूल गए, तो उसका ब्लेम वो घरवालों पे या काम वालों पे करेंगे। तो अगर आम जनता आइडेंटिफ़ाई करना चाहे, तो यहाँ से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी ब्लेमिंग वो करने लगे हैं, भूलने लगे हैं, तो इनमें शायद डिमेंशिया की शुरुआत हो चुकी है। तो इनको एक बार हम मनोचिकित्सक के पास ले जाएँ, इनका इन्वेस्टिगेशन कराएँ।
उसके साथ-साथ कभी-कभी इनका बोलना वगैरह कम होने लगता है। उनको पता चलता है कि मेरी एफिशिएंसी कम होने लगी है। मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे बैंक में गड़बड़ किया एक बार, चेक वगैरह लिखने में या वो बैंक के फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में, तो वो चीज़ उनको याद रहेगी, तो वो अवॉइड करने लगेंगे। घर के बाहर गए, एक बार गुम हो गए, तो कभी-कभी घरवाले बोलते रहते हैं कि भई आप भूल जाते हैं। तो वो अब चीज़ें करना छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी बहुत तेज़ बढ़ने लगती है। तो ऐसे भी वो चुपचाप रहेंगे, काम में इन्वॉल्व नहीं रह करेंगे होंगे, अवॉइड करने लगेंगे, तो इस हिसाब से उसका प्रेज़ेंटेशन होता है। और अल्ज़ाइमर्स की बात करें तो ये पूरा प्रेज़ेंटेशन है। दूसरी बीमारियों की बात करें तो उसमें जैसे कि वर्तन में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। गुस्सा वग़ैरह होने लगता है, कुछ लोगों के सामने कुछ बातें नहीं करनी है, तो जो सोशल जजमेंट होता है, कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलनी है, तो वो ब्रेन का जो फंक्शन है इन्हिबिशन का, वो गड़बड़ होने लगता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बात भी कर देंगे जिससे किसी को बुरा लगेगा। कोई सैड मतलब दुःख के अवसर पे वो कुछ हँसी-मज़ाक वाली बात कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि उनका दिमाग अभी असर होने लगा है, गड़बड़ होने लगा है, तो इनकी जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर आपने। मैं इस बीच थोड़ा दर्शकों से विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो वो भी आप चैट बॉक्स में डालें। जो दर्शक हमसे फ़ेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने फ़ेसबुक के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। हमारा डिस्कशन खत्म होने के आखिर में वो सवाल ले लेंगे डिस्कशन के लिए। सर, जैसे आपने कहा कि एज 65 के ऊपर 65 साल के ऊपर डिमेंशिया का रिस्क 5 टू 10% हो जाता है। यानी हर किसी वृद्ध व्यक्ति को डिमेंशिया नहीं होता है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर ज़रूर रहेंगे। किसी व्यक्ति में डिमेंशिया होने के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? उनको कैसे पहचानें? और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा कि क्या इन रिस्क फैक्टर से बचा जा सकता है? तो डिमेंशिया होने के जो मुख्य रिस्क फैक्टर हैं, जिसको हम कहते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे रिस्क फैक्टर 2 हैं, एक तो जेनेटिक्स मतलब अपना हेरिडिटरी वारसा, जो अगर आपके पेरेंट्स में किसी को था डिमेंशिया किसी भी हिसाब से, तो जो बीमारी आपको हो सकती है और दूसरी एज, उम्र, बढ़ती उम्र। तो ये 2 चीज़ जो है वो उसके सबसे मुख्य रिस्क फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर है कि जिसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन है, आपको कोई ऐसी हैबिट्स है जैसे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, आपके शरीर में चर्बी का प्रमाण ज़्यादा है, मतलब हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है, आपको पहले कभी दिमाग में खून न पहुँचने की वजह से स्ट्रोक आया है, लकवा की असर हुई है, तो ऐसे आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका ज़्यादातर खाना जो है वो जंक फूड रहता है, आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। तो ये सारे डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर हैं। तो इससे इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? तो जो भी बीमारियाँ आपको है, अगर डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर हाई रहता है, थायरॉइड की तकलीफ है, कोलेस्टेरॉल हाई रहता है, तो वो सब की दवाइयाँ रेगुलर लेके इसको कंट्रोल में रखें। अगर आपकी ये हैबिट है आप सिगरेट स्मोक करते हैं या और कोई नशा करते हैं तो उससे दूर रहें। हेल्दी डाइट लें जिसमें अच्छे प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट्स हों, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जंक फूड को अवॉइड करें। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है तो उसमें एक्सरसाइज का प्रमाण आपको करना पड़ेगा। हर रोज़ आधा घंटा चलना, वॉकिंग, जॉगिंग जो आप कर सकते हैं, जो आपका शरीर आपको साथ दे वैसा आपको करना चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारा रिस्क कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके दिमाग को स्ट्रेंथ जोर लगे ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जैसे कि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी वाली गेम्स हैं, सुडोकू है, क्रॉसवर्ड है, अभी तो बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी है जो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें गेम्स होती है, तो ऐसी गेम्स हैं। आप ताश खेल सकते हैं। अगर जो सिंपल सी चीज़ों की बात करूँ तो आप ताश खेल सकते हैं।
लूडो खेल सकते हैं, स्नेक एंड लेडर खेल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी-ऐसी गेम्स है जो आपको एक्टिव रखती है। कैरम जो है, वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिससे आँखों का, हाथ का कोऑर्डिनेशन और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी गेम्स की वजह से आपका ब्रेन का पावर बढ़ता है और डिमेंशिया के प्रति आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोशली एक्टिव रहें, घुले-मिले लोगों से नए दोस्त बनाएँ। तो आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ और नींद, आपकी नींद हमेशा अच्छी होनी चाहिए। रात को 7 से 8 घंटे टाइम टू टाइम सोना, टाइम से जगना, खाना-पीना और पूरा डेली रूटीन मेंटेन करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिमेंशिया से बचने के लिए। कोई डिप्रेशन जैसी बीमारी क्या आगे जाके डिमेंशिया में कन्वर्ट हो सकती है या उसका रिस्क बढ़ा सकती है? तो उसका भी कुछ इससे रिलेशन है? अ बहुत सारी रिसर्च हो चुका है इसके बारे में और ऐसा पाया गया है कि अगर किसी इंसान को बड़ी उम्र में पहली बार मतलब आफ्टर द एज ऑफ 55 इयर्स पहली बार उदासी का रोग हुआ है, तो उनको आगे जाके डिमेंशिया होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। एग्ज़ैक्ट कोरिलेशन नहीं पाया गया है, बट ऐसा देखा गया है और ये चीज़ ऐसे भी सही है कि जो बड़ी उम्र में उदासी होती है, वो प्योर जो हम यंग एज के लोगों में जो उदासी मिलती है, वैसी नहीं होती है। उसमें बहुत सारा जैसे कि ब्रेन का एट्रोफी है, केमिकल इम्बैलेंसेस होता है, जो बायोलॉजिकल पार्ट बोलते हैं। वो बड़ी उम्र में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो वो भी एक कोरिलेशन मिलता है कि जब ब्रेन में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई है, पर डिमेंशिया का जो थ्रेशोल्ड है मतलब उतना ज़्यादा डैमेज अभी नहीं हुआ है, तो इनिशियली लोगों को उदासी से शुरुआत होती है, 1-2 साल उदासी का फेज़ रहेगा। फिर उसके 2-5 साल के बाद डिमेंशिया का प्रेज़ेंटेशन हो जाएगा। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जिन लोगों को बड़ी उम्र में उदासी रोग होता है, उनको आगे जाके डिमेंशिया होने के चांसेस बाकी सब लोगों से थोड़े ज़्यादा है। ओके। यानी जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत केयरफुली ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खा के, फिजिकल एक्सरसाइज करके, वैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। उसका अच्छे से ख़्याल डाइट, मेडिकेशंस अपने बीमारियों के लिए लेना और उसको हेल्दी स्लीप प्रोवाइड करना, ये अगर हम करेंगे तो हम डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर से ज़रूर बच सकते हैं, ऐसा आपका मतलब है। ठीक। ये डिमेंशिया का निदान कैसे होता है सर? कोई अगर आपने जो लक्षण पहले बताए, वो लक्षण लेके किसी के परिवारजन या कोई वृद्ध व्यक्ति खुद आपके पास आती है और मेमोरी कंप्लेंट्स के साथ भी आती है, तो उसका निदान कैसे करते हैं? क्या कोई टेस्ट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं या आप उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कैसे करते हैं? जब कोई मरीज़ ऐसे हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि ये जो तकलीफ़ है या जो भी कंप्लेंट्स लक्षण बता रहे हैं, वो कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए? सबसे पहला कौन-सा लक्षण दिखाई दिया है? उसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पूरा एक शीट तैयार करते हैं और उसके बाद पूरा हिस्ट्री लेने के बाद हम ये भी देखते हैं कि उनको पहले ऐसी कोई बीमारी हुई थी या वो कोई ऐसी शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो पूरा हम शीट बनाते हैं कि वो आज तक कौन-कौन सी बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं या पहले कोई ऐसी बड़ी तकलीफ थी, कोई उनके ब्रेन में कोई इंसल्ट, इंजरी पहले कभी तो नहीं हुई, तो ये सब कुछ हम देखते हैं। पहले कभी उनको पैरालिसिस का, लकवे का असर तो नहीं हुआ, तो ये सब देखते हैं। सारे सिम्पटम्स का हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं। कभी-कभी मरीज़ खुद नहीं बता पाते क्योंकि वो शायद भूल जाते हैं तो उनके जो साथ में रहने वाले फैमिली मेंबर्स हैं, कुटुंबीजन हैं, उनसे हिस्ट्री लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनको कोलेटरल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और इसी के ऊपर डायग्नोसिस और निदान बनता है। तो वो लेंगे, उनसे सब कुछ जाँच-पड़ताल करेंगे, फिर मरीज़ के मेमोरी वाले, कॉग्निटिव वाले जितने भी सिम्पटम्स हैं, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होते हैं, वो करते हैं। उसमें जो होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन होता है। हम इंडिया में तो एक हिंदी कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल है, जो इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर स्टैंडर्डाइज़ है। तो ज़्यादातर हम वो यूज़ करते हैं। और हमें पता चलता है उसकी स्कोरिंग के ऊपर कि इनका कॉग्निटिव कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है, डिमेंशिया के कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके साथ-साथ हम उनके वर्तन और मानसिक लक्षणों के लिए भी कुछ टेस्टिंग करते हैं, कुछ जाँच-पड़ताल करते हैं।
इसके साथ हम कुछ ब्लड खून की जाँचें करवाते हैं क्योंकि बड़ी उम्र में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती है जैसे कि विटामिन बी12, विटामिन डी3, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ों की उणप होने के कारण भी मेमोरी इश्यूज़, कॉग्निशन में गड़बड़ होती है। उसके साथ-साथ कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, जैसे कि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो पूरा फिज़िकल वर्कअप करवाते हैं। उनको सुनाई ढंग से देता है कि नहीं, उनकी आँखें कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, उनको यूरिन में, किडनी में, लीवर में कोई इश्यू तो नहीं है, तो उसकी पूरा खून की जाँचें करवाते हैं। उसमें जितनी चीज़ें गड़बड़ आती है, अगर हमें लगता है कि विटामिन कम है, तो हम सबसे पहले उसको वो सब दवाइयों से ठीक करते हैं। तब तक हम डिमेंशिया का निदान नहीं कर पाते हैं। वो सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से असेसमेंट करते हैं और उस टाइम पे अगर तकलीफ़ें हमें ज़्यादा मिलती है, तो हम ब्रेन स्क्रीनिंग करवाते हैं मतलब एमआरआई करवाते हैं, मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग। उससे पता चलता है कि हमें ब्रेन में क्या हो रहा है। किस हिसाब की एट्रोफी है। अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट में कुछ तरह की एट्रोफी मिलती है, फ्रंटोटेम्पोरल के पेशेंट्स डिमेंशिया के पेशेंट में कुछ अलग मिलता है, वास्कुलर डिमेंशिया के पेशेंट में अलग मिलता है, पार्किंसंस डिज़ीज़ वाले पेशेंट में अलग मिलता है। तो उससे भी हम उसकी जो हिस्ट्री है, सिम्पटम्स है और जो खून की जाँचें हैं और जो ब्रेन का हमने इमेजिंग करवाया, उस सबको मिला के फिर फाइनली हम उसका निदान करते हैं। तो निदान करना ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ये एकदम ईज़ी प्रोसेस नहीं है। इसमें 2-3 बार मनोचिकित्सक की विज़िट करनी पड़ती है, पर ये करना अगर अर्ली आइडेंटिफ़िकेशन होता है शुरू में ही अगर निदान हो जाता है कि भई ये अल्ज़ाइमर्स की बीमारी है, तो उसकी जो दवाइयाँ होती है, उससे बीमारी को बाँध के रख सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसका असेसमेंट होता है निदान करने के लिए। तो बहुत सारे रिलेटिव्स परिवारजन जब पेशेंट को लेके हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं ये सब करने के बाद कि इनको अभी डिमेंशिया का निदान हो गया है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो गया है और इसका इलाज हम उनको लिख के देते हैं कि आप ये करो, फिर दवाइयाँ हो या नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं बाकी चेंजेस। तो बहुत सारे रिलेटिव्स के मन में ये विचार रहता है कि अभी ये निदान हो गया तो क्या हमारे प्रिय व्यक्ति या बीमारी से पूरी तरीके से रिवर्स आ सकते हैं क्या? वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते क्या वो बीमारी से? आप उनको पूरी तरीके से ठीक करके बताओ डॉक्टर साहब, ऐसा भी बहुत लोगों का सवाल होता है। तो क्या यह पॉसिबल होता है सर? तो ब्रेन की जो बीमारियाँ हैं, ठीक है? ये अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ जो है वो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है। मतलब ब्रेन की जो चेताकोशिका है, वो अपने आप ही मर रही है। तो ब्रेन में जो चीज़ डैमेज हो रही है, मर रही है, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी इंसान को डिमेंशिया हुआ है, उसका निदान हो चुका है, तो वो बीमारी रिवर्सिबल नहीं है। वो जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग है, वो 100% बैक टू नॉर्मल जो 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, वैसे कभी नहीं हो पाएँगे। हमें उनका निदान करके सारवार करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर उनकी बीमारी को हम शुरुआती फ़ेज़ में अगर उनको निदान कर लें, तो कुछ दवाइयों की वजह से बीमारी को आगे बढ़ते हुए रोक सकते हैं। और ये दवाइयों की वजह से उसमें मेमोरी की जो कंप्लेंट्स है, वो बढ़ेगी नहीं। साथ-साथ कुछ वर्तन और मानसिक वाले लक्षण जो है वो आने से प्रिवेंशन मिलता है मतलब उसको भी ये प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन देता है। तो ये दर्दी जो है, ये मरीज़ जो है वो 100% डिमेंशिया से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि ये बीमारी की रिवर्सिबल होने वाली दवाइयाँ आज तक शोधी नहीं गई है, मतलब बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहा है। अभी अगर एक आंकड़े देखे जाए तो 50 से ज़्यादा ऐसे नई दवाइयों के केमिकल के ऊपर काम चल रहा है, सिर्फ़ अल्ज़ाइमर्स की बीमारी को रिवर्स करने के लिए, पर उसमें अभी तक ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जो दवाइयाँ अवेलेबल है, वो बीमारी की जो प्रोसेस है, जैसे दिमाग में कोशिकाओं का जो डैमेज हो रहा है, उसको रोक सकती है और उसकी वजह से अगर बीमारी 100 की गति से आगे बढ़ रही है, तो ये दवाइयों की वजह से वो गति को कम करके 20 तक ला सकते हैं। पर फिर भी धीरे-धीरे बीमारी आगे बढ़ने ही वाली है। निदान और सारवार करने का दूसरा इम्पोर्टेंट
पार्ट ये है कि फैमिली मेंबर्स को बताया जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए कि भई ये इस तरह की बीमारी है, इसमें आपकी अपेक्षाएँ एकदम ठीक होने वाली नहीं है, पर आप समझे बीमारी क्या है और आपके जो मरीज़ हैं, जो आपके स्नेहीगण हैं, उसकी सारवार, उनकी देखभाल आपको कैसे रखनी है। क्योंकि ये वही इंसान है जो 10 साल पहले थे, अभी उनकी मेमोरी में इश्यू हो रहा है, बट ये वही आपके फादर साहब हैं जो 10 साल पहले आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और सारवार का ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसकी फैमिली मेंबर्स समझे कि ये बीमारी क्या है और इसमें हमारे मरीज़ का देखभाल कैसे करना है। डिमेंशिया के इलाज के लिए दवाई हो या बाकी कुछ क्या उपाय किए जा सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? तो डिमेंशिया के लिए 2 तरह की उपाय हम कर सकते हैं। अगर शुरुआती फ़ेज़ में निदान हो जाता है, तो दवाइयाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो स्टार्ट करने की वजह से बीमारी की प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है और बहुत सारे लक्षण भी नहीं आते हैं। दूसरा जो दवाइयों के अलावा जो पार्ट है, तो उसमें ये है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि अल्ज़ाइमर से या डिमेंशिया से बचने के लिए हमारे दिमाग को एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ गेम्स या ऐसी चीज़ें खेलने की ज़रूरत है जिसकी वजह से दिमाग पे ज़ोर पड़े। तो डिमेंशिया की शुरुआत के बाद इंसान की जो दिमाग की स्थिति होती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सिंपल-सिंपल गेम्स जैसे कि मैंने कहा था लूडो खेल सकते हैं, कार्ड्स प्ले कर सकते हैं। कार्ड्स प्ले करने में भी हम उनको जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें सब कुछ दे दिया उनको, उसमें से बोलेंगे भी आप इसमें से 4 रानी ढूँढ के बताइए या सारे कार्ड्स हमने जंबल करके दे दिए, तो 13-13 का जो इक्के से बादशाह तक का जो पार्ट है, वो पूरा आप अलग-अलग करके हमें बताइए। तो वो सारी चीज़ें करने में भी उनके दिमाग पे ज़ोर पड़ता है और वो करने से दिमाग में जो कनेक्शंस होते हैं कोशिकाओं के बीच के, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, उसमें मेमोरी थोड़ी स्टोर होती है, दिमाग की कॉग्निशन जो होता है, वो थोड़ा बढ़ता है। तो ये सारी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने वाली गेम्स होती है, सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, वो करने से फ़ायदा बहुत होता है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ और डिमेंशिया के मरीज़ का जो है वो डिसोरिएंटेशन बहुत होता है, सुबह-शाम का पता नहीं चलता है, तो उनका एक डेली रूटीन सेट होना चाहिए, इतने टाइम पे उठेंगे, ये नाश्ता करेंगे, सुबह आधा पौना घंटा वॉक करेंगे, फिर बैठ के न्यूज़पेपर रीड करेंगे। फिर कुछ गेम्स खेलेंगे, दोपहर में जो उनका डाइट है वो लिया। दोपहर में ना सोए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे ही उम्र बढ़ने से नींद कम हो जाती है। डिमेंशिया के मरीज़ में नींद के इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रात को सो नहीं पाते हैं। तो अगर दोपहर में ना सोए तो बहुत अच्छा है। लेटे रहे या कोई एक्टिविटी करे, वो इम्पोर्टेंट है। शाम को भी वो अगर हम किसी बुक में उनसे कैलकुलेशंस करवाएँ, या जैसे कि 2, 5, 7, 8 ऐसे जो भी हम हमारे जब छोटे थे तब पढ़ते थे, तो उनकी टेबल्स है वो सब वो लिखवाए। तो ये सब कुछ करने से उनकी ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके साथ-साथ जो उनको पसंद है, जैसे उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है, उनके गीत-संगीत बहुत पसंद है, उनको किशोर कुमार के गाने पसंद है, रफ़ी साहब के गाने पसंद है या जो भी उनका फ़ेवरेट पार्ट है, जो उनके शौक है, हॉबीज़ है, वो उसके लिए उनको आधा पौना घंटा, 1 घंटा दिन में दिया जाए। तो उसकी वजह से उनके वर्तन के लक्षण भी कम हो जाते हैं। म्यूज़िक आ गया, एरोमा थेरेपी अच्छी-सी हल्की-सी जो स्मेल होती है, एरोमा वगैरह मिलता है, वो रखने से भी वो एकदम सूद फ़ील करते हैं, उनका दिमाग शांत रहता है। तो ऐसी बहुत सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है कि जो अ, उसके डेली रूटीन में करने की वजह से याददाश्त तो ठीक है, पर वर्तन के लक्षण में बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप उनसे कैसे बात करते हैं। अगर वो कोई चीज़ मान नहीं रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो सामने आपका गुस्सा करना कोई फ़ायदे कारक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भूल जाते हैं। अगर किसी बात पे वो गुस्सा कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे उनसे लड़ाई करना छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप पूछेंगे फिर से, तो वो काम वो बहुत अच्छे से कर लेंगे।
क्योंकि 10 मिनट पहले उन्होंने क्या किया था वो उनको याद नहीं होगा। तो हमारा गुस्सा करना, जो भी तकलीफ है उनके वर्तन को और बिगाड़ता है, क्योंकि उनको पता तो चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, भले ही वो आपको पहचान नहीं पाएँगे। तो और कभी किसी चीज़ के बारे में वो बार-बार कर रहे हैं, रिपिटेशन हो रहा है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक बहुत काम आती है कि आप जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना हुआ? पर हमें पता है कि उनको अखबार पढ़ना बहुत पसंद है या उनको टीवी में जो रंगोली वाला या कोई पर्टिकुलर उनका फ़ेवरेट प्रोग्राम है, वो बहुत पसंद है, भले उनको डिमेंशिया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस टाइम पे उनको बोलेंगे कि टाइम तो ये हुआ है पर आप आज का अखबार आ चुका है, आप पढ़ने बैठ जाइए। तो उनको वहाँ हमने डिस्ट्रैक्ट करके अखबार थमा दिया, तो वो आधा पौना घंटा अखबार पढ़ेंगे, भले ही उसमें क्या है वो उनको याद नहीं रहेगा, पर बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, टीवी भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो उनकी जो बिहेवियर है, वर्तन है, उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो ऐसे डिमेंशिया के हर एक स्टेज में बहुत सारे वर्तन और मानसिक के लक्षण आते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें केयर गिवर को सिखानी पड़ती हैं। तो ये भी एक सारवार का पार्ट है जिसको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोला जाता है। साथ-साथ में केयर गिवर काउंसलिंग भी हम करते हैं। तो इस हिसाब से दवाइयों के साथ-साथ बिना दवाइयों की जितनी भी सारवार होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, पर इसमें फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट, उनका टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं, तो उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। बहुत सही बताया सर आपने। जब-जब हम डिमेंशिया के पेशेंट्स या उनके परिवारजनों के साथ चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो बहुत बार उनका ऐसा कहना रहता है कि नहीं आप जो बता रहे हैं वैसी बीमारी इनको हो ही नहीं सकती है। ये अपने पहले ज़िंदगी में रिटायरमेंट के पहले की ज़िंदगी में ये टीचर हुआ करते थे या फिर अच्छा बिज़नेस करते थे और अभी भी इनको पुरानी बातें तो बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो पुराना सब याद है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि इनको भूलने की बीमारी हुई है या याददाश्त कमजोर होने की वजह से अल्जाइमर्स डिमेंशिया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम बहुत आता है। ये डिमेंशिया के मरीजों में देखने को मिलता है। और इसकी वजह से वो केयर गिवर बर्नआउट जिसको बोलते हैं हम कि एक्सेप्टेंस नहीं होता है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी मरीजों के उनसे टॉलरेट नहीं होते हैं, तो परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। और ट्रीटमेंट भी लेने में कई बार वो कंप्लायंस जिसको बोलते हैं हम कि दवाई रेगुलरली नहीं देंगे या उनका ध्यान नहीं देंगे। तो आपने जो अभी टिप्स बताए इलाज के लिए, उससे दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम छोटे बच्चों का ख़्याल रखते हैं अपने घर में, वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, वैसे ये डिमेंशिया का मरीज़ भी अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंट होने की वजह से उनका पूरा ख़्याल, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़, ज़िंदगी थोड़ा सुकून उनकी ज़िंदगी में लाने के लिए, उनके छोटी-छोटी चीज़ों में हेल्प करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये केयर गिवर बर्नआउट की तरफ थोड़ा-सा मुड़ते हैं सर। तो डिमेंशिया के पीड़ित व्यक्ति के परिवारजन, ज आपने उनका ख़्याल कैसे रखना है पेशेंट्स का, वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। तो वो एक खुद का क ख़्याल कैसे रख सकते हैं? जो रिलेटिव्स हैं, उनका ये जो बर्नआउट है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कैसे मैनेज किया जा सकता है? उनका एक्सेप्टेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसके बारे में? तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये यूजुअली हम केयरगिवर काउंसलिंग में इसके ऊपर ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है कि साइको एजुकेशन की बीमारी क्या है, ठीक है? और बीमारी किसको हो सकती है, ठीक है? अगर हम ऐसा कहेंगे कि अगर इनके फादर साहब को या इनके पेरेंट्स को या इनके ब्रदर्स किसी को बीमारी हो हुई है और इसकी वजह से इनको हुई है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। पर अल्ज़ाइमर्स में ऐसा होता है कि जो बड़ी उम्र में अल्ज़ाइमर्स की बीमारी होती है, तो उसमें कोई जेनेटिक रिस्क मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली का पॉज़िटिव हिस्ट्री होना ज़रूरी है। वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। भले ही मैं अल्ज़ाइमर्स को ठीक करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो 60 प 65-70 साल की उम्र में मुझे भी अल्ज़ाइमर्स हो सकता है, मुझे कोई उससे प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है? तो इंसान भले ही कितना अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा बिज़नेसमैन हो, ये बीमारी होने के रिस्क सबको सिमिलर है। और साइको एजुकेशन बीमारी क्या है? तो ये 2 चीज़ सबसे पहले समझाई जाती है। उसके बाद आता है कि जो भी केयर गिवर उनके साथ रहता है, वो केयर गिवर इतना कैपेबल हो कि जो उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर सके। जैसे कि कुछ मरीज़ अकेले
एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग करने नहीं जाएँगे, तो उनका ध्यान रखने के लिए, उनके साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए एक फैमिली मेंबर चाहिए। यूजुअली उनके स्पाउस होते हैं। अगर पुरुष है तो उनकी वाइफ महिला होगी, उनकी भी एज उनसे शायद 2-5 साल कम होगी, तो उनकी भी कैपेसिटी इतनी सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करना नहीं होता क्योंकि वो भी अभी बुजुर्ग है, उनका भी शरीर इतना साथ नहीं देगा। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि या तो फैमिली मेंबर्स में अगर कोई फ्री है, तो हर 4-4 या 6-6 घंटे का रोटेशन रख के उनकी सारवार में साथ दें, उनके साथ बैठे, बातचीत करें, जो रात का डिनर हो, सब फैमिली मेंबर्स एक साथ लें। अगर लड़का जॉब करता है या बिज़नेस करता है, तो रात को वो जभी भी आएगा तो 10-15 मिनट या अपना खाना जो है वो उनके साथ बैठ के ही खाएगा। उनको इतना महसूस होता है कि कौन है आस-पास जो मेरा ख़्याल रख रहे हैं। तो सब लोगों का, सब फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ जो उनकी वाइफ़ है या उनके हस्बैंड है, जो स्पाउस है, वही उनका पूरा दिन ख़्याल रखेंगे। अगर ऐसा होगा तो उनके भी स्ट्रेस होने का, उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन क्योंकि वो उनके साथ रहेंगे, पूरे दिन उनको देखेंगे, उनका वर्तन खराब हो रहा है, कभी-कभी उनमें मानसिक लक्षण आ रहे हैं मरीज़ में, तो उसको देख-देख के उनको दुःख होता रहता है कि ये क्या थे और क्या हो गए। भले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनको ये बीमारी है, बीमारी में से बाहर नहीं आने वाले, हमें ऐसे ही उनका पूरी ज़िंदगी देखभाल करनी है, पर उनको दुःख बहुत होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएँगे तो उनकी वो जो केयर गिवर बर्नआउट है या उनका जो केयर गिवर डिप्रेशन वगैरह जो है वो कम होता है। तो रोटेशन में उनकी देखभाल करना। फिर बहुत सारे सिटीज़ में केयर गिवर सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं कि जिसमें मरीज़ डिमेंशिया के मरीज़ के जो केयर टेकर होते हैं वो हर हफ्ते या हर 15 दिन में इकट्ठा होके कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको ऐसा पता चलता है कि पूरी दुनिया में हम ही अकेले ऐसे नहीं हैं कि जो इतने परेशान हो रहे हैं बीमारी की वजह से। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप चल रहा है तो उसमें उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल जो सारवार है, ट्रीटमेंट है, वो उसका पूरा एक लिस्ट बना के एक डेली एक्टिविटी शेड्यूल बना के हमें उनको देना पड़ता है कि ये चीज़ अब 6 घंटे आप ध्यान रखें, 6 घंटे ये ध्यान रखेंगे। बाकी के टाइम ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई फैमिली अफ़ोर्ड कर सकती है तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे का कोई पेड केयर टेकर भी रख सकते हैं कि जो उनके डेली रूटीन में उनका साथ दे। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि केयर गिवर बर्नआउट ना मिले। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर को पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है और फिर उनकी बिहेवियर अगर अच्छा नहीं हो रहा है, उन्होंने कभी सारवार की ही नहीं है, निदान भी नहीं हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि इनको कोई मानसिक बीमारी हो गई है बड़ी उम्र में या इनका स्वभाव ऐसा हो गया है, भूलने वाला स्वभाव हो गया है, तो उनको पता ही नहीं चलता है, तो वो धीरे-धीरे बीमारी को न समझने की वजह से उनका जो मरीज़ के प्रति नेग्लेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये बीमारी को आइडेंटिफ़ाई करके, निदान करके सारवार करने का एक अलग कारण भी ये होता है कि ये जो मरीज़ को फैमिली मेंबर नेग्लेक्ट करने लगते हैं ना, उससे भी हम प्रिवेंट कर सकें। तो इस हिसाब से केयर गिवर बर्नआउट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सर अभी थोड़े हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, वो हम लेते हैं। हम अभी हमारे कार्यक्रम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ दर्शकों के सवाल हैं। इसमें एक दर्शक पूछते हैं कि मेरे घर में एक पेशेंट है जिनको हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है कि उनको डिमेंशिया है और उनको काफ़ी महँगी दवाई चल रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब दवाइयों का इसमें ये बीमारी रिवर्स करने में कुछ रोल है या फिर ये इससे वो बीमारी ठीक हो जाएगी? ये सब में हमारे फैमिली में बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसके बारे में थोड़ा हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। देखिए जो डिमेंशिया का डायग्नोसिस हुआ है और फिर दवाइयाँ लिखी जाती हैं, तो उसमें कुछ दवाइयाँ होती है कि ये जो बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, तो वो दवाइयाँ जो होती है, तो दिन भर की
एक दिन की जो दवाई होगी वो 30 रुपए 30-40 रुपए से ज़्यादा की नहीं होती। तो महीने भर का जो खर्चा दवाइयों का 1500 से 2000 रुपए ही आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर उससे अलावा कि कोई भी डॉक्टर ने दवाई लिखी है, तो उसमें शायद न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं कि जो बहुत महँगी होती है। मतलब एक दवाई 40-50 रुपए की। कुछ दवाइयाँ ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए लिखी जाती हैं कि जो 70 रुपए की एक गोली आती है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं, उसका डिमेंशिया की बीमारी को प्रोग्रेशन पे कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह की दवाइयों से दूर रहना चाहिए। जो बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने वाली दवाइयाँ हैं, जो जिसका खर्चा दिन का 30-40 रुपए आता है, वही दवाइयाँ देनी होती है। इसके अलावा कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। विटामिन बी12, फॉलिक एसिड, डी3, पिरिडॉक्सिन, बेनफोटियामिन, ये सारी चीज़ों की जो एक गोली आती है, वो लेने की ज़रूरत होती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं कि जैसे कि सिटिकोलिन, पिरासिटाम या ओमेगा 3 फैटी एसिड या लाइकोपीन या ये सब दवाइयों का इस बीमार डिमेंशिया के डिजीज़ प्रोग्रेशन पे कोई असर नहीं होता है। तो ये सारी दवाइयाँ डिमेंशिया के मरीज़ को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई दवाई चल रही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए आपके डॉक्टर को मिलने के बाद। तो इसका मतलब है कि परिवारजनों को काफ़ी एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, दवाई कौन-सी चल रही है, कौन-सी लेनी चाहिए, वो क्यों, किस चीज़ के लिए हम चालू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर उनको हम बताएँगे, उनका पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, तो ये ट्रीटमेंट का जो पार्टनरशिप है, वो बहुत अच्छा चलेगा और वो उसका पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। ये आपके जवाब से पता चलता है। उसके साथ में एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या डिमेंशिया से बचा जा सकता है? हाउ टू प्रिवेंट इट? जैसे पहले ही बताया कि डिमेंशिया से बचना 100% श्योरिटी नहीं होती है कि हम डिमेंशिया से बच सकते हैं। पर जैसे कि पहले ही हमने कहा है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भूलने की बीमारी हो चुकी है, डिमेंशिया हो चुका है, तो आपको बाकी सब आम जनता से रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कि आपको हो सकता है। और बढ़ती उम्र जो है, वो एक अलग ही तरह का डिमेंशिया का रिस्क फैक्टर है। तो ये 2 चीज़ों से हम बच नहीं सकते हैं। बट जो दूसरे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपकी स्लीप प्रॉपर रखना है, एक्सरसाइज़ करना है, मेंटली एक्टिव रहने की एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सब करना है, सोशली एक्टिव रहना है, खाने-पीने में ध्यान रखना है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से दूर रहना है, वज़न बहुत बढ़ने नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करेंगे, स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो आप डिमेंशिया से ज़रूर बच सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए कुछ अच्छा डाइट आप बता सकते हैं क्या? क्या डाइट का इसमें रोल है? आपने अभी ऑलरेडी बताया, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप दर्शकों को शेयर कर सकते हैं जो डाइट में बदलाव किए जा देखिए सकें? यस। सो अब अपने भारतवर्ष में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन डाइट पे फ़ोकस करते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स वगैरह बहुत मिलता है, तो वो उसका उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है कि जो आपको ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, पर जैसे कि पोमेग्रेनेट है, वॉलनट्स है, फिर टर्मरिक जो हमारे मसाले हैं उसमें हल्दी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों ड्राई फ्रूट्स है, आलमंड्स हैं, फिर कैश्यू भी है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपका जो खाना है उसमें सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस है, रोटी है। और अगर हेल्दी डाइट लेनी है तो इसमें फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ-साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उसमें अगर फिश खाना आप प्रेफ़र करें तो उसमें उसकी वजह से फिश में भी सी-फूड में भी कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और डाइट के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, फ्रूट्स पे ज़्यादा ज़ोर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कुछ डाइट चेंजेस कर सकते हैं जिससे फ़ायदा होता है। ओके। सर,
हमारे क्लिनिक्स में भी बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं या फिर मिडिल एज लोग आते हैं। तो वो बहुत बार बोलते हैं कि सर मुझे भूलने की बीमारी स्टार्ट हो गई है, उनका कंप्लेंट यही रहता है। और वो उसके बारे में काफी चिंतित रहते हैं। तो क्या हर भूलने की आदत को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहा जा सकता है? जैसे उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों को छोटी-छोटी चीजें हम भूल रहे हैं, ऐसे उनको लगता है। तो क्या कोई और कंडीशंस या बीमारियां ऐसी होती है जिनमें भूलने की आदत है, लेकिन वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया नहीं है? और क्या इससे चिंतित होना चाहिए? तो जो यंग जनरेशन में या मिडल एज ग्रुप में लोग ज़्यादातर ये कंप्लेन हमें करते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो भूलने की बीमारी नहीं है, पर ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। कि आपके दिमाग में आप जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, आप घर भी मैनेज कर रहे हैं या आपको और भी बहुत सारे स्ट्रेस है, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई का स्ट्रेस है, फाइनेंस मैनेज करने का स्ट्रेस है, आप जॉब करते तो वहाँ पे वर्क प्रेशर है, उसमें आपके टारगेट्स आपको कंप्लीट तो आप एक पूरी स्ट्रेस वाली लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं और उसमें बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। तो कोई भी किसी भी टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है। तो जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है, आप स्ट्रेस फ़ील करते हैं, तो उस टाइम पे आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भूलने की बीमारी हो चुकी है, पर आपका फ़ोकस कम हो रहा है, आपका डिसीज़न मेकिंग पावर कम हो रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, पर एक्चुअली उनको भूलने की बीमारी नहीं होती है। दूसरा कि जैसे कि यंग जनरेशन में या मिडल एज में कॉमनली एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उदासी रोग और चिंता रोग होते हैं। तो ये जो मानसिक बीमारियाँ हैं, संपूर्णतः मानसिक बीमारियाँ हैं जिसमें ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता है। पर ये बीमारियों में ब्रेन में केमिकल्स में इम्बैलेंस होते हैं। तो इस बीमारियों में भी प्रेज़ेंटेशन में ऐसा होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। तो वो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से चीज़ें रख-रख के भूल जाते हैं। पर वो आपको बताएँगे कि थोड़ी देर बाद ढूँढने के बाद मुझे मिल जाता है। डिमेंशिया में उनको नहीं मिलेगा, वो नहीं ढूँढ पाएँगे, ठीक है? तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भूल जाते हैं, पर उनको भूलने की बीमारी नहीं बोलते हैं। और बहुत सारे ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं कि उनको 60-65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद उदासी रोग होता है। तो उसमें भी उनका प्रेज़ेंटेशन याददाश्त कमज़ोर होना ही होता है, पर उसको हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं। वो एक्चुअली डिमेंशिया नहीं है, उदासी रोग की सारवार करने से उनकी मेमोरी वग़ैरह जो भी उनको तकलीफ़ हो रही है, वो ठीक हो जाती है। यानी यंग एज में होने वाले डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसे बीमारियों के लिए काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, ना कि उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी कभी-कभी अगर हमारी मेमोरी में अटेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है मेरे बाकी जो मनोचिकित्सक दोस्त हमारे जो जुड़े हैं, वो भी इससे एग्री करेंगे कि मल्टीटास्किंग के इस ज़माने में कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स आना तो बहुत कॉमन चीज़ है और उसकी वजह से ऐसे लग सकता है कि कहीं मेरी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं हो गई। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना, अटेंशन अपना शार्प कैसे करना है, उसके लिए कोशिश करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सर एक आखिरी सवाल हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ड्राइंग या कलरिंग एक्टिविटी का अपना ब्रेन के स्किल्स या कॉग्निशन अच्छा रखने में कुछ रोल हो सकता है क्या? देखिए जो भी एक्टिविटीज़ आप करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर किसी को गिटार बजाना पसंद है या उसको म्यूज़िक में बहुत अच्छा रस है और वो करता है तो उसका ब्रेन में बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से उसका ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। तो जिसको जो चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसकी जो हॉबीज़ हो तो अपनी ब्रेन का केमिकल सर्किट ऐसी हो जाती है कि जब वो इंसान वो काम करता है, तो वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, फ्रेश महसूस करता है, एक्टिव महसूस करता है। तो ये किसी इंसान के लिए ड्राइंग, पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए गाना गाना हो सकता है, किसी के लिए क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी के लिए टेनिस खेलना हो सकता है। मतलब जो उनकी हॉबीज़ हैं, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रही सिर्फ़ पेंटिंग और ड्राइंग करवा के ब्रेन में अच्छा क्या हो सकता है, तो पेंटिंग और ड्राइंग करने से हमारा हैंड
टू आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है और हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो वो एज़ एन एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। वो अगर आप करते हैं तो आपके ब्रेन की जो नेटवर्किंग है, वो बहुत ही अच्छा होगा। पर इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए कि जिसमें आपको एक्चुअली पेंटिंग और ड्राइंग में भी तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पर उसमें आप कोई चीज़ को देख के उसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ गेम्स ऐसी खेलनी चाहिए कि जिसमें सिर्फ़ आपको अपना रॉ इंटेलिजेंस दिखाना पड़ता है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती है, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो होती है, वो अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर हम ब्रेन की हेल्थ के लिए बात करें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के साथ-साथ हमें कुछ कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी वाली गेम्स के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए। यस सर। अ, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि या अश्वगंधा या ऐसे कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन मेमोरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या? देखिए आयुर्वेदा की बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, पर आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है। ये सारी दवाइयाँ आयुर्वेदा में बताया गया है कि वो ब्रेन के पावर, मेमोरी पावर, कॉग्निशन के लिए अच्छा है। पर उसके क्या साइंटिफिक एविडेंस है उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट बहुत सारी कंपनी आयुर्वेदा और होम्योपैथी वाली ऐसी दवाइयाँ को प्रमोट कर रही हैं। कोई किताब आप केयर गिवर्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं? कोई इंग्लिश या हिंदी या मराठी में कोई अच्छी किताब है जिनमें ये डिमेंशिया की जानकारी मिले और उन्होंने पेशेंट के साथ कैसे रहना चाहिए, उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हेल्प करने के लिए? मुझे मुझे नाम तो नहीं पता पर जो डॉक्टर धनंजय चवन हैं, जो वहाँ के सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो उन्होंने ही एक किताब केयर गिवर्स के लिए डिमेंशिया के बारे में एक उन्होंने बनाई है छोटी, तो वो बुक बहुत ही अच्छी है। वो सजेस्ट कर सकते हैं, शायद डॉक्टर धनंजय उसके बारे में डिटेल बता पाएँगे, आप उन दर्शकों से शेयर कर सकते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता है। इंग्लिश बहुत सारी बुक्स हैं मैं अभी उनके नाम नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा, ठीक है? ज़रूर। डॉक्टर धनंजय चौहान सर अभी भी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं और ये गाँव तिथे मानसोपचार जहाँ वहाँ हुँ, मानसोपचार की एक्टिविटी का पहला सेशन सर ने ही लिया था, कुछ 15 दिन पहले और वो हमारे फ़ेसबुक पेज पे अवेलेबल भी है। एक दर्शक पूछना चाहते हैं कि इनकी जो पास्ट मेमोरी अच्छी रहती है डिमेंशिया के मरीजों की, तो हम उनसे वो पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं या वो अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनके मेमोरी पे ज़्यादा लोड ना पड़े? नहीं देखिए अगर डिमेंशिया की जो भी मरीज़ हैं, उनको आजकल का तो चीज़ याद नहीं रहता है, जब से बीमारी का ऑनसेट हुआ होगा 2 साल से, तो 2 साल के बाद का जो भी मेमोरी है वो उनके दिमाग में नहीं रहेगी, उसके पहले की मेमोरी अच्छी होती है और जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी, धीरे-धीरे ये मेमोरी प्रेज़ेंट टू पास्ट ऐसे खराब होने लगेगी। तो उनकी जो पास्ट मेमोरी है, उसके बारे में बात करना, वो मोमेंट्स को चेरिश करना, अगर पुरानी ऐसी वीडियो टेप्स है शादी की, कोई इवेंट की, तो वो सब साथ में बैठ के देखना या अगर वो कोई स्टोरी बताते हैं अपने ज़माने की तो बैठ के सुनना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके बिहेवियर को अच्छा करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और अगर कोई इंसान उदासी रोग डिमेंशिया में भी उदासी रोग हो सकता है, तो अगर उससे परेशान है, तो उसमें से उनको बाहर निकालने की ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है, उसमें से एक रेमिनिसेंस थेरेपी होती है कि जिसमें अपनी पुरानी ये बातों को वो रेमिनिस्स करेंगे। तो एज़ अ पार्ट ऑफ थेरेपी उसको प्रमोट किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है कि वो अपनी पास्ट मेमोरी को आप उसके बारे में बातचीत करें। आपको अगर वो कोई स्टोरी बताते हैं तो अच्छे से बैठ के सुनिए, उनके साथ हँसी-मज़ाक करिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एज़ अ पार्ट ऑफ थेरेपी ही है। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। केयर गिवर बर्नआउट को मैनेज करने के लिए कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स वगैरह वो जॉइन कर सकते हैं, अपना सोशल इंटरैक्शन बढ़ा सकते हैं, ऐसे आपने कहा था। एक वैसा ही क्वेश्चन हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मुंबई में अगर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, तो अगर आपको उनके बारे में आइडिया है, तो आप शेयर कर सकते हैं।
तो अल्जाइमर्स डिजीज रिलेटेड सोसाइटी ऑफ ARDR, अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी, तो उनका एक मुंबई चैप्टर है जिसमें डॉक्टर विद्या सिनॉय हैं, और मुंबई में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ऐसे चैप्टर भी है। तो उनसे आप मिल के, उनका एक डिमेंशिया केयर गिवर ग्रुप प्लस थेरापी का पार्ट चलता है, तो उनको आप कंसल्ट करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई में और भी बहुत सारे, मेरे ख्याल से 5 से 6 ऐसे केयर गिवर ग्रुप्स और चैप्टर चल रहे हैं। ओके। तो इनकी जानकारी ऑनलाइन भी मुझे लगता है मिल सकती है। हाँ, मिल जाएगी, ARDS, मिल जाएगी। यस, ARDSI एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सालों से इन चीजों में काम करती है। और मैं अभी सर क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, तो मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि मेमोरी इज मदर ऑफ ऑल विजडम। तो इसका काफी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब हम ओल्ड हो जाएंगे तभी इसके बारे में सोचना चालू करना जरूरी नहीं है। काफी यंग एज से, जैसे रवि सर ने बताया कि आप डाइट, एक्सरसाइज, अपनी जो फिजिकल बीमारियां हैं उनका ख्याल रख के, मेडिकेशंस रेगुलरली लेके कैसे आप अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और डिमेंशिया जिंदगी में आने से पहले उससे बच सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद रवि सोनी सर, आप हमसे जुड़े हैं, काफी टाइम आपने हमें दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की। ये जानकारी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हम प्रसारित कर रहे थे जूम मीटिंग के साथ साथ। तो ये वीडियो जूम फेसबुक पे हमारे गांव तिथि मानसोपचार के पेज पे रहेगा। और फिर से मैं आपके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और दर्शकों को बोलता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुल के बात करना सीखें, ताकि लोग इसके बारे में हेल्प ले सके। अगर टाइमली इंटरवेंशन होता है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, उनकी तीव्रता कम की जा सकती है और अगर पॉसिबल है तो काफी सारी बीमारियां रिवर्स भी हो सकती है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू।